Iran. Iran, which finances and arms Hezbollah. Posted right before we took off that you're not leaving because of a ceasefire, right? No, I think there's ceasefire. I didn't say I was leaving. I think the most likely and the most dangerous scenario is अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे मशरिक़ वस्ता के एक पेचीदा झगड़े की जो सदियों से चला आ रहा है। इसराइल, ईरान, फ़लस्तीन और यरूशलेम, ये नाम आपने खबरें सुनते हुए बार बार सुने होंगे, लेकिन आखिर ये झगड़ा क्या है, ये क्यों शुरू हुआ और कैसे ये आज तक जारी है। हाल ही में ईरान और इसराइल के दरमियान कशीदगी ने एक बार फिर सुर्खियां बनाई हैं जब ईरान ने इसराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल दागे। आइए इस पूरी कहानी को सादा और दिलचस्प अंदाज में समझते हैं। ये वीडियो आपके लिए तैयार की गई है ताकि आपको इस झगड़े की जड़ें और मौजूदा हालात की मुकम्मल तस्वीर मिले। मौजूदा सूरत हाल, तो आइए सबसे पहले हम इस बात को समझते हैं कि ईरान और इसराइल का झगड़ा क्या है। 1 अक्टूबर 2024 की एक रात इसराइल के आसमान पर एक अजीब मंजर देखा गया। ये पटाखे नहीं थे बल्कि 180 से ज़ायद बैलिस्टिक मिसाइल थे जो ईरान ने इसराइल पर फायर किए। और ये मिसाइल किसी गैर रियासती ग्रुप ने नहीं बल्कि एक रियासत ईरान ने फायर किए। ये महज एक हमला नहीं था बल्कि एक पैगाम था। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खुमैनी के बराह रास्त हुक्म पर ये कार्रवाई अंजाम IRGC ईरान की इस्लामी इनकलाब गार्ड्स ने दी। ईरान की इस्लामी इनकलाबी गार्ड्स IRGC का दावा है कि 90% मिसाइलों ने अपने हदफ को निशाना बनाया। दूसरी तरफ इसराइल का कहना है कि उसके एयर डिफेंस सिस्टम जैसे आयरन डोम ने ज़्यादातर मिसाइलों को रोक लिया। आखिरकार कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ? आज की वीडियो में हम सिर्फ खबर नहीं बल्कि पूरी कहानी को समझेंगे। इस जंग की, इस तारीख की और इस सियासत की जो सदियों पुरानी है। इसराइल के वजीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि ईरान ने बड़ी गलती की है और उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। अगरचे मीडिया इसे वर्ल्ड वार 3 कह रहा है। I think the most likely and the most dangerous scenario is Iran and Israel right now. So obviously the Israelis are on high alert. They just had this terrorist attack. They're dealing with Hamas. लेकिन क्या वाकई ये तीसरी आलमी जंग है? जबकि हकीकत ये है कि ईरान और इसराइल के दरमियान ये पहला झगड़ा नहीं है। ये झगड़ा सिर्फ अक्टूबर 2024 तक महदूद नहीं है। इससे पहले 13 अप्रैल 2024 में भी ईरान ने इसराइल पर 300 से ज़ायद ड्रोन्स और मिसाइलों से हमला किया था। ईरान का कहना था कि यह हमला शाम के दारुल हुकूमत दमिश्क में इसराइली फ़िज़ाई हमले का जवाब था, जिसमें ईरान के 7 फौजी अफसरान हलाक हुए। इसराइल का मौक़िफ़ था वह इमारत कोई सफारत खाना नहीं बल्कि एक फ़ौजी अड्डा थी जो हिज़्बुल्लाह से मुंसलिक थी। लेकिन अब सवाल ये है कि ईरान ऐसा बार बार क्यों कर रहा है और आखिरकार इसराइल के साथ ये दुश्मनी कहाँ से शुरू हुई। इसे समझने के लिए हमें तारीख के चंद अहम मोड़ पर जाना होगा।
یہ کہانی 147 قبل مسیح سے شروع ہوتی ہے جب یہ علاقہ کنگڈم آف اسرائیل کہلاتا تھا. اس کی راجدھانی یروشلم تھی. جہاں اللہ کے رسول بادشاہ حضرت سلیمان نے ٹیمپل ماؤنٹ نامی پہلا ہیکل بنوایا. یہودیوں کے لیے یہ مقدس مقام تھا. 586 قبل مسیح میں بابلیوں نے اسے تباہ کر دیا. پھر فارسیوں نے دوسرا ہیکل بنوایا لیکن رومیوں نے اسے بھی تباہ کر دیا. آج اس جگہ صرف دیواریں گریا باقی ہے. وقت گزرا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسی علاقے میں پیدا ہوئے. ان کی ماں یہودی خاندان سے تعلق رکھتی تھی لیکن وہ اللہ کے بھیجے ہوئے ایک رسول تھے. اس کے بعد ان کی تعلیمات سے عیسائیت وجود میں آئی. یہودیوں نے بس اسی بات کی وجہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر چڑھانے کا فیصلہ کیا جس سے عیسائیوں اور یہودیوں کے درمیان نفرت بڑھی. بعد میں رومی بادشاہ کنسٹنٹائن نے عیسائیت اپنائی اور یروشلم میں چرچ آف دی ہولی سپلیکر بنوایا. 638 عیسوی میں مسلمانوں نے یروشلم پر قبضہ کیا. انہوں نے ٹیمپل ماؤنٹ پر ڈوم آف دی راک اور مسجد اقصی بنائی کیونکہ مسلمان مانتے ہیں کہ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے معراج پر تشریف لے گئے. آج یہی جگہ یہودیوں کے لیے ٹیمپل ماؤنٹ اور مسلمانوں کے لیے حرم الشریف یعنی مسجد اقصی ہے اور اسی پر جھگڑا ہے. ایران، امریکہ اور اسرائیل کی دشمنی کوئی نئی بات نہیں ہے. ہمیں جانا ہوگا واپس دوسری عالمی جنگ کے دور میں. ایران اور اسرائیل کی دشمنی کی کہانی دوسری عالمی جنگ سے جڑتی ہے. جنگ کے دوران ایران کے بادشاہ رضا شاہ پہلوی نے ہٹلر کا ساتھ دیا جس سے برطانیہ ناراض ہوا. برطانیہ نے ایران پر قبضہ کر لیا اور رضا شاہ کو ہٹا کر ان کے بیٹے محمد رضا پہلوی کو بادشاہ بنایا. یہ نئے بادشاہ مغربی ممالک کے وفادار تھے. انہوں نے ایران کو مغربی طرز پر ڈھالنے کی کوشش کی. حجاب پر The president flies to Iran for a state visit with Shah Reza Pahlavi. Together they enter the capital city of Tehran. کوشش کی. حجاب پر پابندی لگائی، مساجد بند کی اور شراب کو فروغ دیا. لیکن ایرانی عوام اس سب سے خوش نہیں تھی اور پھر یوں ابھرا ایک نیا نام آیت اللہ خمینی. خمینی ای امام، خمینی ای امام، خمینی ای امام، خمینی ای امام، خمینی ای امام. ای مجاهد، ای مظهر شرف، ای گذشته ز جان در ره هدف. چون نجات انسان شعار توست، مرگ در راه حق افتخار توست. این تویی پاسدار حق، خصم اهریمنان دوستدار حق. بود شعار تو به راه حق بیام، ز ما تو را درود، ز ما تو را سلام. آیت اللہ خمینی نے اس کے خلاف تحریک شروع کی. خمینی کو عراق جلا وطن کر دیا گیا لیکن انہوں نے وہاں سے اپنی تقریریں جاری رکھی. 1979 میں اسلامی انقلاب آیا، بادشاہت ختم ہوئی اور خمینی ایران کے سپریم لیڈر بنے. اس انقلاب نے ایران کو امریکہ اور اسرائیل کا دشمن بنا دیا کیونکہ ایران نے مغربی کنٹرول کو ختم کر دیا. یہ وہ دن تھا جب امریکہ کو اندازہ ہو گیا تھا کہ ایران اب ان کا اتحادی نہیں بلکہ دشمن ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسرائیل اتنا طاقتور کیسے ہے؟ In this video verified by CNN, we see the dramatic moment a missile is intercepted near a military headquarters in Tel Aviv. The retaliatory Iranian strikes came less than 24 hours after Israel launched an unprecedented attack on Iran,
hitting key sites in the nation's nuclear program and killing some of the country's highest-ranking military leaders. Both sides. इसराइल एक छोटा सा मुल्क है, लेकिन इतना ताकतवर क्यों है? इसकी सबसे बड़ी वजह है इत्तेहाद, अमेरिका, बरतानिया और यूरोपीय ताकतों की उसे खुली हिमायत हासिल है। दूसरी वजह है मजबूत पॉलिसी, हर हमले का फौरी और सख्त जवाब देना। तीसरी वजह है मूसाद जैसी एजेंसीज, दुनिया की खुफिया और ख़तरनाक एजेंसी। इसीलिए इसराइल अपने से कई गुना अरब ममालिक का भी सामना करने से नहीं घबराता। इसराइल एक छोटा सा मुल्क है, लेकिन उसकी फौजी और दिफाई ताकत हैरान कुन है। उसका आयरन डोम सिस्टम शॉर्ट रेंज रॉकेट्स को रोकता है। इसके अलावा डेविड स्लिंग और एरोथिली लॉन्ग रेंज मिसाइलों से तहफ़्फ़ुज़ देते हैं। ईरान 2024 के हमले में अमेरिका, बरतानिया और उर्दून ने भी इसराइल की मदद की। हालांकि ईरान और इसराइल के दरमियान 1000 किलोमीटर का फासला है, जिसकी वजह से ड्रोन या मिसाइल को पहुंचने में वक्त लगता है और इसराइल को दिफा का मौका मिलता है। मौजूदा झगड़ा और इलाकाई कशीदगी, ये झगड़ा अब सिर्फ इसराइल और फ़लस्तीन तक महदूद नहीं, हमास, हिज़्बुल्लाह और हुसी जैसे ग्रोह भी इसमें शामिल है, जो ईरान की हिमायत याफ्ता है। इसराइल न सिर्फ फ़लस्तीन बल्कि लबनान पर भी हमला कर रहा है। इस सूरत हाल से कुछ मीडिया ने तीसरी आलमी जंग के नारे लगाने शुरू कर दिए। Iran, which finances and arms Hezbollah. Posted right before we took off that you're not leaving because of a ceasefire, right? I think the most likely and the most dangerous scenario is अगर कंट्रोल न हुआ तो मजीद शिद्दत इख्तियार कर सकता है। फ़लस्तीन के इलाके गाज़ा पट्टी, वेस्ट बैंक इसराइल के अंदर है और यरूशलेम इस झगड़े का मरकज़ है। यहूदी, ईसाई और मुसलमान तीनों इस शहर को मुक़द्दस मानते हैं, जिसकी वजह से ये झगड़ा सदियों से हल नहीं हो रहा है। मशरिक़ वस्ता का ये झगड़ा तारीख़ी, मजहबी और सियासी अवामिल का मजमुआ है। ईरान और इसराइल की दुश्मनी, यरूशलेम की अहमियत और इलाकाई ताकतों की मुदाखलत ने इसे पेचीदा बना दिया है। इसराइल की जदीद टेक्नोलॉजी और इत्तेहादियों की हिमायत उसे मजबूत रखती है, जबकि ईरान अपनी फौजी ताकत और इलाकाई गिरोहों के ज़रिए इत्तेहादियों की हिमायत उसे मजबूत रखती है। जबकि ईरान अपनी फौजी ताकत और इलाकाई गिरोहों के ज़रिए मुकाबला कर रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या इस झगड़े का कोई हल मुमकिन है? जब तक फरीक़ैन बातचीत और समझौते के लिए तैयार नहीं होते, अमन मुश्किल नज़र आता है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर शेयर करें। आखिर में अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन ऑन करें, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। ये चीज़ हमारा हौसला बढ़ाती है। अस्सलामु अलैकुम, खुदा हाफिज़।